अब उसके बाद आइए हम बात करते हैं ज्वाइंट फाइंडिंग। तो ज्वाइंट पे, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ज्वाइंट का जो वो है, तो ज्वाइंट में हमको क्या क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, दोनों में हम ये बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वाइंट में हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑस्टियोफाइट्स जिसको हम बोन स्पर्स बोलते हैं, ये ऑस्टियोफाइट्स हमको देखने को मिलेंगे। और जब ये देखने को मिलेंगे तो यानी हमको बोन में हार्डनिंग देखने को मिलेगी, यानी बोन में हमको स्क्लेरोसिस देखने को मिली। ठीक है, तो बोन में हमको स्क्लेरोसिस देखने को मिली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। और इसके साथ साथ देखिए जो जॉइंट के स्पेस की नैरोइंग होगी ये एसिमेट्रिक होगी। हम बताया ना कि ये एसिमेट्रिकल डिजीज है, तो इस वजह से हमको ये जॉइंट स्पेस की नैरोइंग एसिमेट्रिक देखने को मिलेगी। और उसके अलावा देखिए हमको सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस और सिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस यानी जो ये कॉन्ड्रोसाइट है, यहाँ पे हमको हार्डनिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे हमको फ्लूइड फिल्ड कैविटी वगैरह देखने को मिलेंगी। और लूज बॉडीज, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और यहाँ पे देखिए जो साइनोवियल फ्लूइड होगा ये नॉन इन्फ्लामेटरी होगा, यानी WBC काउंट जो होगा ये 2000 पर mm³ से ये कम होगा, तो इससे पता चला कि ये नॉन इन्फ्लामेटरी होगा। और उसके बाद फिर देखिए ये जो बताया गया ना, इसको भी हम बात करते हैं। पहले हम इसको इधर से कंपेयर कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम अभी इसको हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इरोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमको इरोजन देखने को मिलेगा, जबकि एसएलई की हम बात करें ना, तो एसएलई देखिए यहाँ पे हमको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे हमको इरोजन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इरोजन हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलता है। और देखिए हमको जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट के किनारे हमको ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ज्वाइंट के किनारे यहाँ पे देखिए ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा देखने को मिलेगी, इसी वजह से यहाँ पे हमको बोन की डेंसिटी कम देखने को मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी नियर इन्फ्लाम्ड जॉइंट। तो देखिए इन्फ्लाम्ड जॉइंट ये है और इसके किनारे किनारे की जो बोन डेंसिटी है इसकी, ये बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये हो गया हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस की फाइंडिंग। इसके बाद देखिए हमको सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग देखने को मिलेगी और देखिए हमको सब कॉन्ड्रल सिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सब कॉन्ड्रल सिस्ट देखिए हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था और यहाँ पे भी हमको सब कॉन्ड्रल सिस्ट देखने को मिलेगा। और सब कॉन्ड्रल सिस्ट क्या होता है, यहाँ पे लिख दिए कि फ्लूइड फिल्ड सैक बीनीथ द कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के नीचे हमको फ्लूइड फिल्ड सैक देखने को मिलेगा। और ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे कहीं हम लाए हैं, नहीं है कोई बात नहीं, तो हमको सब कॉन्ड्रल सिस्ट देखने को मिलेगा ही। और उसके अलावा देखिए हमको ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग देखने को मिलेगी और ये सिमेट्रिकल होती है, जबकि यहाँ पे देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हमको ज्वाइंट स्पेस की नैरोइंग देखने को मिल रही थी, लेकिन ये एसिमेट्रिक थी। और यहाँ पे हमको ज्वाइंट स्पेस की जो नैरोइंग देखने को मिलेगी ये सिमेट्रिक होगी, क्योंकि हम बताया ना कि ये सिमेट्रिक है और ये एसिमेट्रिकल होती है। लेकिन यहाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स नहीं आएंगे। ठीक है, जब ऑस्टियोफाइट्स नहीं आएंगे तो हमको स्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग नहीं देखने को मिलेगी, जबकि हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखिए ऑस्टियोफाइट प्रेजेंट हो रहे थे, इस वजह से यहाँ पे हमको स्क्लेरोसिस देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्लेरोसिस नहीं होगी यानी हार्डनिंग नहीं होगी, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमको हार्डनिंग देखने को मिलती है। तो ये हम यहाँ पे ये बात कर लिए कि देखिए यहाँ पे स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्क्लेरोसिस नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग जो कि एसिमेट्रिकल होगी, जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग ये सिमेट्रिकल होगी। और सब कॉन्ड्रल सिस्ट जो है ये दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो सब कॉन्ड्रल सिस्ट यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस में होगी ये स्क्लेराइज्ड होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्लेरोसिस होगी और यहाँ पे स्क्लेरोसिस नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि यहाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, और यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होगा ये इन्फ्लामेटरी होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद हम जॉइंट के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, कौन कौन सा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, तो देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं हम दिखाए, ये देखिए पीआईपी अब छोड़ दे, पीआईपी दोनों में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो पीआईपी ये दोनों में इन्वॉल्व होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखिए ये डीआईपी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ये इन्वॉल्व होता है, और साथ साथ देखिए फर्स्ट कार्पोमेटाफेरेंजियल जॉइंट ये इन्वॉल्व होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा ये यूनिक है कि डीआईपी इन्वॉल्व होता है और फर्स्ट कार्पोमेटाफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, जबकि ये देखिए मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ये नहीं इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा देखिए ये हमारा रिस्ट जॉइंट जो होता है ये भी नहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा डीआईपी और फर्स्ट कार्पोमेटाफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो रेड वाला हम दिखाए जो इन्वॉल्व होता है, और जो नहीं इन्वॉल्व होता है ये हम यहाँ पे दिखा दिए। तो ये बहुत बड़ी क्लिनिकल फाइंडिंग है, इससे हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये बताया गया कि डेवलपमेंट ऑफ Heberden node at DIP and Boucher's node at PIP and first कार्पोमेटाफेरेंजियल जॉइंट। तो देखिए यहाँ पे पता चला कि DIP इन्वॉल्व होगा, PIP इन्वॉल्व होगा और फर्स्ट कार्पोमेटाफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होगा। तो ये PIP दोनों में इन्वॉल्व होता है, इसको हम ना याद करें तब भी चलेगा। ये DIP देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ और फर्स्ट कार्पोमेटाफेरेंजियल जॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ। और देखिए जब DIP इन्वॉल्व होता है ना, तो यहाँ पे हमको नोड्यूल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं हेबर्डन नोड्यूल। तो ठीक है, तो जब DIP इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पे हमको नोड्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इसको हम हेबर्डन नोड्यूल बोलते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ये हेबर्डन नोड्यूल है। ठीक है, DIP इन्वॉल्व हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इस वजह से हमको यहाँ पे हेबर्डन नोड्यूल देखने को मिला। जबकि जब ये PIP इन्वॉल्व होता है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तब भी यहाँ पे PIP में भी हमको नोड्यूल देखने को मिलेगा, और इस नोड को हम बोलते हैं बाउचर्स नोड। ठीक है, तो देखिए बाउचर्स नोड हम दिखाए, ये देखिए बाउचर्स नोड ये है, देखिए यहाँ पे PIP इन्वॉल्वमेंट हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो इसको हम बाउचर्स नोड बोले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
हेबर्डन नोड और बाउचर्ड्स नोड, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम क्लियर कर दिए। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्पो मेटाफेरेंजियल जॉइंट ये भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे एमसीपी और रिस्ट जॉइंट ये इन्वॉल्व नहीं होता। तो देखिए एमसीपी और रिस्ट जॉइंट ये इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे हम बता दिए। और जबकि यहाँ पे बात करें रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो देखिए यहाँ पे मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है और पीआईपी देखिए हम बताए ना दोनों में इन्वॉल्व होता है, तो पीआईपी नहीं याद रखेंगे, और रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे देखिए ये एमसीपी मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट ये इन्वॉल्व होता है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पता चला हमारे प्रॉक्सिमल वाला जॉइंट इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे देखिए डीआईपी और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो होता है ये नहीं इन्वॉल्व होता है। तो देखिए ये और ये नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे ना साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता है या बहुत कम होता है, इस वजह से ये नहीं इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये साइनोवियल फ्लूइड जहां होते हैं वहीं पे इफेक्ट होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। तो इस वजह से ये हमारा यहाँ पे डीआईपी और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो होता है ये बचा रहता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे दिखा भी दिए कि यहाँ पे ये इसको छोड़ दें, पीआईपी दोनों में इन्वॉल्व हुआ तो पीआईपी छोड़ दिया जाए। बाकी ये देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीआईपी और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इन्वॉल्व हुआ और इसमें ये दोनों सेपरेट रहते हैं, और यहाँ पे मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सर्वाइकल सबलेक्सेशन देखने को मिलता है, यानी जो सर्वाइकल अलाइनमेंट है ना, ये सर्वाइकल अलाइनमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, इसी को बोलते हैं सर्वाइकल सबलेक्सेशन। तो हमको सर्वाइकल सबलेक्सेशन देखने को मिलेगा। और देखिए हमको अल्नर फिंगर डेविएशन क्या है कि देखिए फिंगर जो कि अल्नर साइड ये डेविएट हो जाएगी, देखिए अल्नर साइड ये फिंगर डेविएट हो गई, इसी को बोलते हैं अल्नर फिंगर डेविएशन। तो हमको अल्नर फिंगर डेविएशन देखने को मिलेगा। और देखिए हमें एक चीज और पता है कि इसी अल्नर फिंगर डेविएशन की वजह से हमको जिग जैग डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो जिग जैग डिफॉर्मिटी क्या होती है, तो देखिए ये क्या है कि रिस्ट जो होती है ना ये रेडियल साइड में पुश हो जाती है और फिंगर जो होती है देखिए अल्नर साइड में आती है, इस वजह से हमको यहाँ पे देखिए ऐसा ऐसा कुछ यहाँ जिगजैग डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, इसी को हम जिगजैग डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ये हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हम फोकस इसलिए करना कि क्वेश्चन में हम इससे डायरेक्टली पकड़ सकते हैं कि हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है, उसी हिसाब से हम आगे अपनी क्लिनिकल फाइंडिंग और ट्रीटमेंट वगैरह जो हमारा ऑप्शन है उस हिसाब से हम जा सकते हैं। तो हम सब बता रहे हैं, पूरा मैकेनिज्म समझा रहे हैं, ठीक है। और हम जब भी समझाते हैं ना तो हमारा समझाने का मेन मोटिव होता है कि आपको रटना ना पड़े, हर चीज के पीछे आपको लॉजिक समझ में आ जाए। तो ही हम यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। तो हमको अल्नर फिंगर डेविएशन और जिगजैग डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, और हमको जेड डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलेगी। और देखिए हमको यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलेगी। और स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होती है, तो ये देखिए ये जो होता है ना, ये पीआईपी जो होता है ये हाइपर एक्सटेंस हो जाता है। जब पीआईपी हाइपर एक्सटेंस हो जाता है ना, इस वजह से डीआईपी जो है इसको कंपनसेट करने के लिए ये फ्लेक्शन पोजीशन में चला जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी ये भी हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में देखने को मिलता है। और देखिए स्वान नेक डिफॉर्मिटी से एक चीज हम बता दें कि यही सेम चीज हमको देखने को मिलती है मैलेट फिंगर में। लेकिन मैलेट फिंगर में क्या होता है ना कि मैलेट फिंगर में हमको सिर्फ एक अंगुली का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, जिसपे चोट लगती है, क्योंकि मैलेट फिंगर में क्या होता है कि ये पीछे का जो टेंडन होता है ये ब्रेक हो जाता है और मैच वगैरह में बॉल लगने की वजह से, तो यहाँ पे सिर्फ एक अंगुली इन्वॉल्व होती है। और जबकि यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमको स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, और स्वान नेक डिफॉर्मिटी को हम यहाँ पे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट और यहाँ पे मैलेट फिंगर में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा से हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा देखिए हमको बाउटनियर्स डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। और ये बाउटनियर्स डिफॉर्मिटी क्या होती है कि जब ये पीआईपी वाला जॉइंट होता है ना, ये जब इन्वॉल्व होता है तो इसको हम बाउटनियर्स डिफॉर्मिटी बोलते हैं। देखिए ये बाउटनियर्स डिफॉर्मिटी है, ठीक है। देखिए स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बाउटनियर्स डिफॉर्मिटी के बीच में आप आसानी से फर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको इस तरह देखने को मिलता है, और बाउटनियर्स डिफॉर्मिटी देखिए कुछ इस तरह से है। तो ये बाउटनियर्स डिफॉर्मिटी और स्वान नेक डिफॉर्मिटी ये हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है, जबकि हेबर्डन नोड और बाउचर नोड ये हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम पूरा यहाँ पे बता दिए कि जॉइंट फाइंडिंग क्या क्या होती है। तो जॉइंट फाइंडिंग में हम पूरा बता दिए कि यहाँ पे देखिए डीआईपी और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे जो होता है ये दोनों सेपरेट रहते हैं, बल्कि यहाँ पे मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे सेपरेट रहते हैं, और जो दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे सेपरेट रहते हैं, और ये सिर्फ कॉमन जो दोनों में होता है ये पीआईपी दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है। ये चीज़ बता दिए और दोनों की सारी चीज़ें हम क्लियर कर दिए। अब आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की।